नमस्ते। आज मैं आप लोगों से आधुनिक हिंदी आलोचना के बारे में बोलने जा रही हूँ। आलोचना का अर्थ। आलोचना शब्द का प्रयोग किसी कृति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। सामान्यतः आलोचना का अर्थ लोग दोष दर्शन से ही लेते हैं, किंतु आलोचना के व्युत्पत्तिपरक अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना का अभिप्राय गुण दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। आलोचना को समालोचना अथवा समीक्षा भी कहते हैं। व्युत्पत्तिपरक अर्थ। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति लोच धातु में अन प्रत्यय लगाकर और आ उपसर्ग जोड़ने से होती है, जिसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुनः आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसकी व्युत्पत्ति निम्न प्रकार की गई है। असमन्ताद् लोचनम् अवलोकनम् इति आलोचनम स्त्रियाम आलोचना। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्रिटिसिज्म है, जो मूलतः क्रिटाइस धातु से बना है, जिसका अर्थ है अलग करना, अर्थात जिसमें गुण दोष दोनों को अलग अलग करके दिखाया गया हो, उसे आलोचना कहते हैं। आलोचना की परिभाषा। ट्राइडन आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। ये ट्राइडन का मत है, ट्राइडन की परिभाषा है। कार्लाइल इसकी परिभाषा ये है, किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही आलोचना है। आई रिचर्ड्स आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में मूल्यों के न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है। हडसन के अनुसार समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्त भूमि का भागीदार बन जाता है। और आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना का स्वरूप। आलोचना किसी रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है। आलोचना के द्वारा रचना का मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना के द्वारा रचना की व्याख्या की जाती है और मन पर पड़े प्रभावों को व्यक्त किया जाता है। आलोचना रचना का भावन या शंसन करके कृतिकार के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। आलोचना के भेद। शास्त्रीय आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना। आलोचना की उपयोगिता और उद्देश्य। आलोचना के उद्देश्य पर हम तीन दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। कवि की दृष्टि से, पाठक या श्रोता की दृष्टि से, मूल्यांकन की दृष्टि से। कवि की दृष्टि में क्या है वो हमें देखना है आगे। कवि को उनकी दृष्टि में रखकर जब हम आलोचना के उद्देश्य पर विचार करते हैं तो निम्न माध्यम सामने आते हैं, निम्न तथ्य सामने आते हैं। वो क्या क्या है यह हमें देखना है। ये जो है आलोचना किसी कवि की रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है, जिसे जानकर कवि सजग हो जाता है और अपनी अगली रचना में उन दोषों का समावेश करने से बचता है। दूसरा जो है, आलोचना के माध्यम से काव्य में निहित गुणों की विस्तृत चर्चा होती है। इससे कवि को सत्काव्य निर्माण की प्रेरणा मिलती है। काव्य का सच्चा मर्मज्ञ आलोचक ही होता है। वह कवि के अंदर मन में प्रवेश कर मार्मिक अनुभूतियों का उद्घाटन करता है।
जैसे वायु चंदन की सुगंध को वातावरण में फैला देती हैं, उसी प्रकार आलोचक अपनी आलोचना से कवि के यश का प्रसार करता है। पाठक की दृष्टि से आलोचना की विशेष उपादेयता है, क्योंकि सामान्य पाठक काव्य के मर्म से परिचित नहीं होता। आलोचक अपनी प्रतिभा के बल पर कृति की व्याख्या करता है और मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन कर पाठक को कवि की कृति से भली भांति परिचित कराता है। इस प्रकार कवि और पाठक के बीच में आलोचक मध्यस्थ बनता है। आलोचना पाठक की रुचि का परिष्कार करती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी जितनी समझ आलोचक को होती है उतनी पाठक को नहीं। आलोचक साधारण पाठक की अपेक्षा अधिक ज्ञान संपन्न होता है। उसका अध्ययन विस्तृत और गंभीर होता है। वह रचना के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालकर हमें अनेक नई बातें बताता है और नए मार्ग दिखाता है। मूल्यांकन की दृष्टि से भी आलोचना का विशेष महत्व है। आलोचना किसी रचना की व्याख्या ही नहीं करता, अपितु उसका मूल्यांकन भी करता है और आलोचना की सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। यदि भी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन साहित्य शास्त्र में सिद्धांतों की कसौटी पर होता है, तथापि आलोचना कृति के नैतिक पक्ष पर भी विचार करती है। साहित्य का संबंध जीवन से है, इसलिए जो जीवन के लिए अच्छा नहीं है वो साहित्य में भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार आलोचना अशिष्ट, अनैतिक एवं अश्लील साहित्य पर रोक लगाती है। आलोचक के गुण। एक अच्छे आलोचक में निम्न गुण अपेक्षित है: सहृदयता, निष्पक्षता, सहज प्रतिभा, विस्तृत ज्ञान, अभिव्यंजना कौशल। और आगे आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति। तो हिंदी समालोचना का प्रभाव तो शुक्ल जी से पूर्व भारतेंदु काल में ही हो चुका था, पर उसको प्रेषित कर उसके स्वरूप को वैज्ञानिक बनाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है। शुक्ल जी हिंदी के पहले समालोचक थे जिन्होंने भारतीय और पाश्चात्य समालोचना का समन्वय किया है। एक ओर तो वे प्राचीन रसवाद के समर्थक थे और दूसरी ओर पाश्चात्य समालोचना के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्याख्यात्मक आदि पक्षों के पोषक थे। उन्होंने समालोचना की जिस पद्धति को अपनाया है वो व्याख्यात्मक और निर्णायक दोनों के बीच की है। शुक्ल की समालोचना पद्धति की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित मानी जा सकती हैं। उन्होंने किसी कृति के भाव पक्ष और कला पक्ष की सूक्ष्मादि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या समान रूप से की है। कवि की अंतर्वृत्तियों की खोज करने की पद्धति भी शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में पाई जाती है। शुक्ल जी की मान्यताएं पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों के समन्वय से निर्मित हुई हैं, फिर भी उनमें अपनी मौलिकता है। उन्होंने कृतियों की आलोचना में अपनी मान्यताओं को कसौटी बनाया है। शुक्ल जी में निर्णय करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए कविता की आवश्यकता पर बल देते हुए वे लिखते हैं, ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। शुक्ल जी की समीक्षा में बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके लिए वे नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं और ऐसे दृष्टांतों का सहारा लेते हैं जो सर्व सुलभ हो। आचार्य शुक्ल यद्यपि रसवादी आचार्य थे, किंतु उन्होंने पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा पद्धतियों का समन्वय कर समीक्षा को एक व्यापक आधार प्रदान किया। आचार्य शुक्ल की दृष्टि बड़ी पैनी थी, इसलिए उन्होंने किसी कवि से संबंधित उन विशेषताओं की विवेचना भी की है जिनको पहले के आलोचक उपेक्षित कर गए थे। तुलसी और जायसी की काव्य प्रतिभा को उजागर करने में उनका योगदान सर्वविदित है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति में हृदय और बुद्धि का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। वे यथावसर हास्य व्यंग्य के माध्यम को अपनी आलोचनाओं को सरस बनाते रहते हैं। शुक्ल जी ने एक सच्चे समालोचक की भांति गुण दोष पर समान दृष्टि रखी है।
उनकी आलोचनाएं कोरी प्रशंसात्मक ही नहीं अपितु वे काव्य रचना से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करते हुए कवि के दोषों का भी उद्घाटन करते हैं। उन्होंने अपने प्रिय कवि तुलसी तक के दोषों का निर्देश किया है। शुक्ल जी की आलोचना का आधार मनोभाव और उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था। आचार्य शुक्ल ने जहां सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में काव्य के सूक्ष्म सौंदर्य का उद्घाटन करके उसे एक व्यापक रूप प्रदान किया, आचार्य शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कहे जा सकते हैं। शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग के लगभग हो चुका कवियों के संबंध में नूतन अनुसंधान मनन अध्ययन भी इधर उधर बहुत हुआ, पर शुक्ल जी की आलोचनाएं जहां की तहां हैं। आलोचकों की संख्या बढ़ रही है, पर आलोचना के क्षेत्र में वैसा प्रौढ़ आलोचक हुए भी नहीं हुआ।